हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया और इक्लैम्सिया के बारे में। तो चलिए, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ओके, तो अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन आखिर होता क्या है। तो जब बीपी एक प्रेग्नेंट लेडीज़ का 140/90 या इससे ज़्यादा चला जाए, वो भी 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद, तो हम उसे बोलते हैं कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कह सकते हैं। आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन इन ए प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमेन, मीन्स जो वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, वो पहले से कैसी थी, नॉर्मोटेंसिव थी, मीन्स उसको हाइपरटेंशन नहीं था। अगर उसका बीपी अगर 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जा रहा है, इंक्रीज़ कर जा रहा है इन 2 ओकेजन्स, मीन्स उसका 2 बार बीपी चेक करेंगे, मोर देन 6 आवर ए पार्ट, 6 आवर से ज़्यादा के अंतर पे 2 बार उसका बीपी चेक करेंगे। अगर दोनों बार में 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे कि उस प्रेग्नेंट लेडीज़ को हाइपरटेंशन है, और वो भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, अब देखते हैं कि प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया किसे कहते हैं। तो प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया जो होता है, इसमें हाइपरटेंशन तो होता ही है मोर देन 140/90 आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसको प्रोटीनूरिया भी होता है। उसके 24 आवर का जो यूरिन सैंपल होता है, उसको जब हम चेक करवाते हैं तो उसमें कितना आता है, उसमें प्रोटीन का लेवल मोर देन 300 मिलीग्राम आता है, मीन्स या फिर कह सकते हैं 1+ डिप्स्टिक आता है। तो हाइपरटेंशन में बीपी 140/90 होने के साथ साथ उसको प्रोटीनूरिया होगा मोर देन 300 mg पर 24 आवर में, और प्रोटीन और क्रिएटिनिन का रेशियो जो होगा उसका, वह हो सकता है उसका उस टाइम में मोर देन और इक्वल टू 0.3। ओके, तब हम बोलेंगे कि ये अब प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया की तरफ जा रही है, मीन्स PIH इसका पुराना नाम है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, लेकिन अब उसे प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं इक्लैम्सिया किसे कहते हैं। तो अगर प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया है, मीन्स प्रोटीन का लेवल जो है वो 24 आवर में जो यूरिन का टेस्ट कराया जाता है तो उसमें मोर देन 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है, और उसके साथ साथ बीपी तो बढ़ा हुआ है ही, 140/90 mmHg है, और उसके साथ साथ आ रहा है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन, मीन्स उसके पूरे बॉडी में जर्क्स आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, तो उसे हम इक्लैम्सिया बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं साइन ऑफ सेवर हाइपरटेंशन और इमिनेंट इक्लैम्सिया। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो जो इक्लैम्सिया का होता, प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया होता है और इक्लैम्सिया होता है, तो इन दोनों के बीच के स्टेज को बोलते हैं हम इमिनेंट इक्लैम्सिया, मीन्स ये किसी भी वक्त इक्लैम्सिया में ये प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो जा सकती है, तो उसी को बोलते हैं हम इमिनेंट इक्लैम्सिया। ओके, तो देखते हैं इसका क्या साइन होता है। ये प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया के बाद होता है, लेकिन इक्लैम्सिया से पहले ही सारे साइंस आने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये इसको कभी भी दौड़े पड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है उसको नोजिया और वोमिटिंग होता है, साथ में ब्लरिंग ऑफ विजन, इंक्रीज नी जर्क, मीन्स जनरली जो नी जर्क होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है नी जर्क। ईपीगैस्ट्रिक पेन भी होता है। ईपीगैस्ट्रिक पेन होने का रीज़न है कि जो लीवर होता है ना, उसका साइज़ इनलार्ज कर जाता है, और लीवर का जो कैप्सूल होता है, ग्लिसरीन कैप्सूल करके होता है, तो वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, और जो कैप्सूल इनलार्ज होता है इसकी वजह से, स्ट्रेच होने की वजह से पेन होता है ईपीगैस्ट्रिक में, ठीक है। प्रोटीनूरिया अगर मोर देन 2 ग्राम हो 24 आवर यूरिन सैंपल में, ठीक है, तब उसे बोलेंगे कि उसको इक्लैम्सिया है, मीन्स इक्लैम्सिया की तरफ अब जा रही है पेशेंट। मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर अगर हो तो उसको बोलेंगे नेफ्रोटिक रेंज। प्रोटीनूरिया जो है अगर 3.5 ग्राम से ज़्यादा चला जाए 24 आवर के सैंपल में, तो उसको हम नेफ्रोटिक रेंज बोलते हैं। ओके, बीपी मोर देन 160 to 110 mmHg, ठीक है, मतलब 160/110 mmHg अगर चला जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये इमिनेंट इक्लैम्सिया का केस है, मीन्स कभी भी इसको इक्लैम्प्टिक फिट आ सकते हैं।
अब देखते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन क्या होता है। इसमें होता है सबसे पहले तो इसेंशियल हाइपरटेंशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर किसी आदमी का फैमिली हिस्ट्री में ही हाइपरटेंशन का हो, ठीक है, या फिर ओबेसिटी की वजह से उसको हाइपरटेंशन बहुत पहले से ही हो, 15 साल 20 साल के एज से ही उसको हाइपरटेंशन हो, या फिर अनबैलेंस डाइट की वजह से हाइपरटेंशन हो, तो वो हो गया इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो ऐसे लोगों को तो पहले से ही हाइपरटेंशन रहता है और प्रेगनेंसी में वो कंटिन्यू रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। मीन्स अगर किसी को पहले से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, सपोज उसको जो किडनी तक ले जाने वाले जो आर्टरीज होती हैं ना, ब्लड को कैरी करती हैं, उनका नैरोइंग हो जाना, वो अगर नैरो हो जाती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है, तो वो भी क्रोनिक हाइपरटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है फियोक्रोमोसाइटोमा, इसकी वजह से भी होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन। फियोसाइटोक्रोमा में क्या होता है ना कि ये एक तरह का कैटेकोलामाइंस है, मतलब कैटेकोलामाइंस प्रोड्यूस करता है जो कि स्ट्रेस के साथ में एसोसिएटेड होता है और हार्ट को अफेक्ट करता है, जिससे हार्ट रेट, बीपी, ब्लड फ्लो ये सब इंक्रीज करता है। ओके, तो ये सब हो गया हमारे क्रोनिक हाइपरटेंशन और एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन हो गया। इसेंशियल हाइपरटेंशन जो पहले से हम पेशेंट को रहता है और वो प्रेगनेंसी में फिर उसमें भी क्या होता है कि अगर 20 वीक के बाद में फिर से जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो भी अगर उसमें सुपर एड हो जाए तो उसको सुपर एडेड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। मीन्स आपने देखा कि क्रोनिक हाइपरटेंशन जो जिसका कॉज भी मैंने बताया, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन हो अगर किसी को और उसमें फिर प्रेगनेंसी के टाइम में हाइपरटेंशन फिर से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। ओके, इसमें क्या होता है ना कि प्लेटलेट काउंट जो है वो भी 1 लाख से कम हो जाता है और क्रिएटिनिन का लेवल मोर देन 1.1 होता है। न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीनूरिया, इसमें मीन्स अगर किसी को पहले से तो है क्रोनिक हाइपरटेंशन लेकिन पहले से उसको कभी प्रोटीनूरिया का सिम्टम देखने को नहीं मिला, और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अचानक से पहले से जो हाइपरटेंशन है वो तो मेंटेन है, उसको हम मेंटेन भी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं मेडिसिन देके, लेकिन फिर भी उससे क्या हो रहा है, उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगा, तो फिर वही होता है न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया। तो उसी को हम रखते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन के कैटेगरी में। लीवर ट्रांसएमिनेज मीन्स लीवर का जो एंजाइम होता है ना वो अगर मोर देन 2 टाइम्स हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर किसी को पहले से हाइपरटेंशन है और प्रेगनेंसी में उसका लीवर ट्रांसएमिनेज जो एंजाइम है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, तब भी हम उसे बोलेंगे एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। अब बात कर लेते हैं डेल्टा हाइपरटेंशन की। तो सपोज अगर कोई आदमी है, कोई पेशेंट है, अगर उसका बीपी जो है वो हमेशा से नॉर्मल रहा है, जैसे कि बीपी इज नॉर्मल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मीन्स पूरे प्रेगनेंसी में उसका बीपी नॉर्मल रहा, और लास्ट में एंड दिस इज हाई नॉर्मल वैल्यूज इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, पहले से भी उसको कोई हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी में भी 35-36 वीक तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मीन्स अगर ब्लड प्रेशर उसका सपोज रहता है 110/80 रहता है पूरे टाइम्स, और एकाएक 35 वीक 36 वीक के बाद में उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है 130/85, सपोज इतना ही होता है, तो फिर इससे क्या होता है ना कि उसका तो पूरा नॉर्मल रहा है ना पूरी प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लेकिन हमने बात किया कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है वो 20 वीक के बाद ही होता है, और ये 20 वीक के बाद भी उसको ब्लड प्रेशर हाई देखने को नहीं मिला, और सडन एकाएक लास्ट स्टेज में, प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में देखने को मिल रहा है ऐसा, तो उसमें क्या होता है ना कि जो बेस लेवल है ना वो बेस लेवल तो क्रॉस कर गया, भले ही वो 140/90 नहीं हुआ, लेकिन बेस लेवल जो क्रॉस किया है उसका, वो भी लेटर स्टेज में, जिसकी वजह से उससे क्या होता है कि उतने ही टाइम में उसको कन्वर्जन का जो फीट होता है वो फीट आने लगता है। ओके, अब देखते हैं एक्लैम्सिया को मैनेज कैसे करते हैं। तो एक्लैम्सिया के मैनेजमेंट में हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो यही इसका एक्लैम्सिया का मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये है, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जो एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन है उसको कैसे पहचानेंगे, कि अगर किसी को पहले से ही हाइपरटेंशन है, पूरे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, उसको आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सडन आपको देखने को मिल रहा है कि उसका बीपी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका पहले वाला जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है वही इंक्रीज़ कर गया हो, या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है या फिर सुपर एडेड हाइपरटेंशन जिसको बोल सकते हैं, उसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है उसका बीपी। तो ये कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का बस यही 2-3 जो मेज़र है जिसकी वजह से हमें पहचान में आता है। एक तो क्रिएटिनिन का लेवल उसमें बढ़ा होगा, न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीन मीन्स पहले से उसको प्रोटीन का लेवल जो है उसके यूरिन में नहीं मिल रहा है,
प्रोटीन, लेकिन सर्टेन जो है प्रेगनेंसी में 20 वीक के बाद में उसको उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगेगा, तो फिर हम बोलेंगे कि ये एक्यूट ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन है, मीन्स सुपर एडेड हाइपरटेंशन है। ओके, अब हम इक्लेम्पसिया हो या फिर हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सबके मैनेजमेंट में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।